हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पता चला होगा कि कैसे आपका कोर्स रिवाइज हो चुका है और 30% आपका जो कोर्स है वो डिडक्ट कर दिया गया है। तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अभी ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 19 से, लेकिन पेज नंबर 19 पे कुछ खास है नहीं। पेज नंबर 20 पे आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं। There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on the biological process of animals and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products where when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. हम लोग ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के। उसमें सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जो हमें एग्रीकल्चर और नेचर से डायरेक्टली मिलता है वो, ठीक है। हमें जो भी पहले जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, वो हम सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे। लेकिन आपको ये पढ़ के समझ आ गया होगा कि कैसे कॉटन और डेयरी का एग्जांपल दिया है हमें, कि कॉटन जो होता है वो हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन फिर कॉटन से हम उसको क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, पहले हमें मिल्क मिलता है नेचुरली, और फिर मिल्क से हम उसे स्वीट्स या पनीर या ऐसे सब चीज़ों में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जो प्राइमरी यानी पहले जो इनिशियल प्रोडक्ट्स है वो हमें सब मिलते हैं थ्रू एग्रीकल्चर और नेचर से, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर पे हम आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि नेचुरल प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हम उसे चेंज करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। सपोज कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, क्लोथ्स से हम शर्ट्स, पैंट्स, ये सब चीज़ बनाते हैं। डेयरी का जो मिल्क है, मिल्क को हम कन्वर्ट करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो ये सब चीज़ क्या हो गई, ये पूरा सेकेंडरी सेक्टर होगा कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी इंडस्ट्रीज़ में जो एक्टिविटीज़ होती है उससे कन्वर्ट होता है पूरा जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। इसलिए उसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। नेचर से प्रोडक्ट नहीं बनता है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई ना कोई एक्टिविटी उस पर करनी पड़ती है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप और एट अ होम। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट वी स्पिन यार्ड एंड वीव क्लोथ। हाँ, ये क्या होता है कि ये कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जो शायद जो शायद अगर कोई कंपनी में होगी, या तो फिर होम में होगी, या तो फिर कोई वर्कशॉप में होगी। तो इसका एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमें कॉटन फाइबर मिलता है तो हम उसे यान पर स्पिन करके उसे एक वीव करते हैं क्लोथ में। यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस एंड बिल्डिंग्स। तो क्या है कि नेचुरल प्रोडक्ट से हमें एग्जांपल दिया है कि कैसे अर्थ से हम ब्रिक्स लेते हैं, या तो फिर शुगर केन से लेके हम शुगर या गुड़ बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट को सेकंड प्रोडक्ट में, इसलिए उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। थर्ड है जो प्राइमरी सेक्टर, उस पे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर टर्शियरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबाउट टू। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production of
फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, वो दोनों से डिफरेंट होता है। वो क्या करता है कि जो एक्टिविटी होती है कि जो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट करती है, तो उसमें हेल्प करने वाले जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, वो उन दोनों से अलग होता है। For example, the goods that are produced in the primary or secondary sector would be need to transported by trucks and trains and sold in wholesale and retail shops. कोई भी प्राइमरी प्रोडक्ट को हम जब सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो फिर बेचने के लिए शॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बस, ट्रेन, ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वी में एट टाइम्स इट में बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउंस की भी ज़रूरत होगी। वी ऑल्सो may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from banks to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary सेक्टर, ठीक है। ये टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का मतलब आपको पता चल गया होगा कि जो भी ट्रांसपोर्ट है या तो फिर बैंकिंग का है या तो फिर ऐसे जो कम्युनिकेशन से हम आज हमारे प्रोडक्ट्स का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ये सब चीज़ें हो गई टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तीनों सेक्टर आपको समझ आ गए होंगे कि क्या होता है कि हम अब शॉर्ट में देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर हमें जो भी गुड्स या जो भी प्रोडक्ट्स नेचर से मिलते हैं उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मतलब वो जो नेचर से मिले हुए प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से। और वो प्रोसेस से जब कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस में या तो कई बार उस प्रोसेस में हेल्प चाहिए हमें या तो फिर वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया बाद में उसको सेल करने के लिए हमें वर्कशॉप या गोडाउन से या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी ट्रेन्स और ट्रक्स चाहिए। तो ये सब थर्ड जो होगा वो टर्शियरी सेक्टर हो गया, जो जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. become important. सर्विसेज सेक्टर में वो भी इंक्लूड हो जाता है कि जो हमें प्रोडक्ट बनाने में या तो फिर प्रोडक्ट बेचने में हेल्प नहीं करता है लेकिन सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आपके घर पे कोई काम वाली बाई आ रही है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आपको आप अगर आपको कोई आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुआ, आप कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हो तो कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉयज़ है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में ही आ जाती है, ठीक है। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स है जो पेज नंबर 22 पे है उस पर आ जाओ। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how much people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors in which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small. एक इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, उसमें जो भी सर्विसेज हमें मिलती है तो वो तीन में क्या होगा कि कई बार कोई सर्विस काफ़ी बढ़ जाएगी और कई बार कोई सेक्टर की साइज़ काफ़ी स्मॉल होगी, ठीक है। तो वैसे ही उनका हमें कंपैरिजन होता है। लेकिन ये जो सब सेक्टर्स है उसको हम काउंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। विथ सो मेनी thousands of goods and services produced, you think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For example, 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg. The value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconuts at 10 rupees 10 per coconut will be 50,000. तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि गुड्स कितने बिके हैं। तो हमें क्या करना है कि जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हमें काउंट करनी चाहिए, ना कि कितना गुड्स और सर्विसेज बिका है। मतलब अगर हम ऐसा कहेंगे कि 10,000 केजी व्हीट बिका है आज हमारे शहर में, तो 10,000 केजी व्हीट का सेलिंग हुआ ऐसा हम नहीं सोचेंगे। वो 8 रुपये का है तो हम ऐसा कहेंगे कि 80,000 का व्हीट सेल हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की प्राइस अलग होती है उसके वजह से।
तो सपोज़ मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक इंडिया में सपोज़ 1 लाख फ़ोन्स बिकते हैं, तो 1 लाख फ़ोन्स बिकते हैं तो हर एक की प्राइस अलग अलग होगी। तो हर एक का प्राइस ऐड करके हम टोटल बनाएंगे तो पूरे इंडिया में हम ये नहीं कहेंगे कि 1 लाख के फ़ोन बिके, हम लोग सपोज़ ये कहेंगे कि इतने रुपए के फ़ोन्स बिके हैं। समझ में? इसी तरह कैलकुलेशन करता है। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन one has to take. Not every good or services that is produced and sold needs to be counted. It only makes sense only to include the final goods and services. Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill to for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg. The biscuit company uses the flour to and things such as sugar and oil to make flour packets of biscuits. It sells biscuits in the market for the consumers for rupees 60, rupees 15 per packet. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumers. हमेशा क्या एक प्रिकॉशन लेनी होती है कि जो इनिशियली गुड्स हैं, क्योंकि क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर होता है वो काफ़ी 3-4 बार उसमें चेंजेस आता है। मतलब यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि फार्मर है वो व्हीट है वो फ्लोर मिल वाले को 8 रुपए में बेच रहा है। फ्लोर मिल वाला वो व्हीट को पूरा उसका ग्राइंड करके जो व्हीट का पाउडर मिलता है जिसको हम गेहूँ कहते हैं वो उसको हम गुजराती में जिसको हम लोट कहते हैं वो जो व्हीट है वो जो फ्लोर मिल वाला है वो बेचेगा किसको बिस्किट बनाने की फैक्ट्री को। बिस्किट बनाने वाला फैक्ट्री वाला उसमें शुगर और ऑयल और वो सब ऐड करके जो फाइनल बिस्किट बनाएगा वो 60 रुपये में एक पैकेट बिकेगा। तो हमें है ना जो शुरुआत का जो फार्मर और उन सब के बीच जो इंटरेक्शन हुआ है फ्लोर मिल वाले के बीच, तो वो सब हम भूल जाएंगे। हम लोग मेन कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे कि एंड में क्या कस्टमर को क्या मिला है, बिस्किट मिला है। तो बिस्किट जो बिका है उसको उसको हम फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे काउंट करते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यही होता है। Why are only final goods and services counted? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in example are intermediate goods. Intermediate के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरमीडिएट मतलब बीच के गुड्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिल्क का भी एग्जांपल दिया था। अगर एक कोई ऐसा होगा कि जो कावड़ या शेपर्ड है जो काउस को रेयर करता है तो वो मिल्क निकालेगा काउस से, वो मिल्क बेचेगा मिल्कमैन को, मिल्कमैन बेचेगा डेयरी को, डेयरी उसमें से प्रोडक्ट्स बनाएगी जो फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलेगा। तो बीच के जो सब है उनको काउंट नहीं करना है। जो फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को क्या मिलता है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो, ठीक है, जैसे चीज़ है या तो फिर स्वीट्स है या तो फिर पनीर है, ये सब चीज़ों को हम फाइनल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। और बाकी सब जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इसलिए इंटरमीडिएट यहाँ पर नाम दिया गया है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। Hence, the value of rupees 60 for the biscuits already includes the value of flour 10. Similarly, the value of other intermediate goods would have also have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be accounting the value of the same things a number of times. First as wheat, then as flour, and then as biscuits. ये ना ये समझो क्या होता है, क्यों 60 रुपये के अगर बिस्किट हम बेच रहे हैं तो शुरुआत में जो 8 रुपये में जो रॉ वीट फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को दिया, फिर फ्लोर मिल ने 10 रुपये में जो वीट का पाउडर जो गुजराती हम जिसको लोट कहते हैं वो कंपनी को दिया, वो सब जो जो भी पैसा है वो पूरा पैसा ऑलरेडी काउंट हो जाता है। इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते, उसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में रहते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि 60 रुपये के बिस्किट जो 60 रुपये के बिस्किट जो सेल हुआ है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर्स प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर ईयर। तो ये है ना, ये जीडीपी का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसका इन्फॉर्मेशन है, यानी उसका डेफिनेशन है। जो भी फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स है एक साल में जितना भी पूरा बिका है वो पूरा हम उसको जीडीपी मानते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है जो भी सेक्टर में, 3 सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स का जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा एक पूरे साल में हम काउंट करते हैं कि कितने रुपए का हुआ है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में जो जितने भी प्रोडक्ट्स
बने और बिके हैं वो उसका काउंटिंग होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, एक कंट्री का जीडीपी क्या होता है, एक साल में उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ और उसका कितना सेलिंग हुआ। समझ में आ गया? ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज टेकन बाय undertaken by central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी कैसे काउंट करती है, पूरे कंट्री में जितना भी प्रोडक्ट्स बने हैं उसका पूरा मनी से कैलकुलेशन, मनी वाइज कितना प्रोडक्शन और सेलिंग हुआ है, और उसको फाइनल उसको ऐड करना, ये ऐड करके हमें फाइनली जीडीपी मिल जाता है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। पहले क्या था कि प्राइमरी सेक्टर जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है वो हमारे लिए मेन सेक्टर होता था। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जैसे जैसे साइंटिफिकली मॉडर्न होते गया तो लोग सिर्फ फूड के अलावा और भी कई चीज़ें बनाने लगे। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर जैसे जो मेन सेक्टर है उसमें प्राइमरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ बढ़ते गई, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टर्स आने लगे, नए ट्रेडर्स बढ़ने लगे, तो ये सब क्या हो पूरा सेक्टर पूरा स्लोली चेंज हो गया ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपांडिंग। जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें जो फैक्ट्रीज में जो वर्क होता है, तो फैक्ट्रीज बढ़ने लगी। क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, नए मेथड्स आने लगे प्रोडक्शन के, इसके वजह से। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। जो फार्म्स पे काम करते हैं लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे, शायद पैसा ज़्यादा मिलता हो उन्हें उसके वजह से, या तो फिर वहाँ पर उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे कि हम फार्मिंग में काम कर उससे अच्छा फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. मेन सेकेंडरी सेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज़ कॉटन हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, एग्रीकल्चर से हमें कॉटन मिलता है। कॉटन के वजह से अलग अलग फैक्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज में भी चेंज आने लगे। अगर सपोज़ एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री कॉटन से क्लोथ बना के जो फिर जीन्स टी शर्ट और ये सब बनाने के जो कंपनी है, उसको सपोज़ वो कॉटन बेच रहा है, कंपैरेटिवली दूसरी फैक्ट्री नई खड़ी होती है जो क्या करती है कि जो पहली वाली फैक्ट्री जो क्लोथ बेच रही है उससे सस्ते में, उससे चीप रेट्स में अगर वो दूसरी फैक्ट्री अगर उन्हें बेचेगी तो ऑफ कोर्स जो शर्ट्स और जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो वहीं से परचेस करेगी जहाँ से उसे काफ़ी चीप रेट्स में मिल रहा है। तो ऐसे स्लोली चेंज आने लगे फैक्ट्रीज में, कंपटीशन बढ़ने लगा, नए टेक्नोलॉजीज आने लगी। तो जो प्राइमरी सेक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था वो चेंज होके सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर भी हो गया है। ठीक है, in the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is a general pattern observed in developed countries. Developed countries में क्या हुआ, दूसरे 100 साल में जो सर्विसेज सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि जो सर्विसेज मिलना, जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। फैक्ट्रीज़ में मशीन है और उसका प्रोडक्शन है उसके जगह। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा पब्लिक काम करेगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसलिए सर्विसेज सेक्टर है वो पूरा जो यानी जो थर्ड सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि डेवलप कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली सेकेंडरी सेक्टर। अभी टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन में यानी जो सर्विसेज सेक्टर है उसका प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंस क्यों इतना बढ़ा, तो आप डायरेक्टली पेज नंबर 24 पे आ जाओ, जो नीचे जो पैराग्राफ दिया है वो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, वो हम देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ,
ठीक है। तो वो ओवर द 40 years between 1973 and 74 and 2013-14 while production in all the three sectors had increased, it has increased the most in tertiary sector. प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ने लगा, सबसे ज़्यादा वो टर्शरी सेक्टर में बढ़ने लगा। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज, क्योंकि जॉब करने वाले लोग ज़्यादा हो गए कंपैरेटिवली फार्मिंग करने वाले लोग से। समझ में आया? एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013 द टर्शरी सेक्टर्स इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन producing sector in India, replacing the primary sector. Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. क्यों? हम देखते हैं क्यों tertiary sector इतना important हो गया इंडिया में। First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो हर एक चीज़ हम देखें। हॉस्पिटल्स क्यों? मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल्स है, ट्यूशन्स है, ये सब बढ़ने लगे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, जो पोस्टिंग और टेलीग्राफ यानी टेलीफोन रिलेटेड सर्विसेज है वो। पुलिस स्टेशंस भी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज़्यादा गांव और शहर बढ़ेंगे तो पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा बढ़ेंगे, कोर्ट्स भी बढ़ेंगे। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज यानी हमारे यहाँ पे जैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखता है सिटी में, वैसा विलेज का जो होता है वो छोटा सा ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है, वो भी बढ़ने लगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बढ़ने लगे, डिफेंस में सब बढ़ने लगा। क्यों? अब अभी आपने, आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो इंडिया में हमने जो अभी रफ़ाल जो फ्लाइंग जेट्स है, वो फ्लाइंग जेट्स हमने जो ख़रीदे, वो जेट प्लेन्स ख़रीदे, तो ऑफकोर्स वो जेट प्लेन्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए होंगे। हमने जो फ्रांस कंट्री है वहाँ से ख़रीदा, तो ऑफ कोर्स वो फ्लाइंग जेट्स बनाने में जो पब्लिक बढ़ी, तो जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सर्विसेज में पब्लिक बढ़ेंगे, इसलिए ऑफ कोर्स टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब चीज़ें एक डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा कंपैरेटिवली जो प्रोडक्शन और गुड्स का प्रोडक्शन है उसको। ठीक है। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्शन अगर प्राइमरी सेक्टर में बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, स्टोरेज के लिए भी चाहिए हमें, ट्रेड भी बढ़ेगा। ट्रेड यानी शॉपकीपर्स के बीच जो ट्रेडिंग होता है वो। तो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर बढ़ा तो टर्शियरी सेक्टर में भी हमें ज़्यादा सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है। तो उसमें क्या हुआ कि ये भी एक रीज़न है कि, सेकेंड रीज़न है कि क्यों टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. Big cities में क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़े तो लोग बाहर खाने पीने का शौक उनको बढ़ गया, टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ गई, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब ट्यूशन क्लासेस और ये सब चीज़ें हैं वो सब बढ़ गई। ठीक है। ये चीज़, ये बिग सिटीज़ में ये सब चेंज आया। फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टन न्यू सर्विसेज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। अभी कम्युनिकेशन सेक्टर मतलब तुम देखो, फ़ोन्स है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन सेक्टर में आ जाए, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी तुम्हारा फ़ोन्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, आज ये सब इनका प्रोडक्शन भी स्लोली बढ़ गया इंडिया में। क्यों? क्योंकि यूज़ ज़्यादा हो गया पब्लिक का। इसलिए ये चार रीज़न्स है, ये चार रीज़न्स मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहला रीज़न क्या है कि कोई भी कंट्री में हॉस्पिटल्स है, बैंक्स है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये सब चीज़ें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जैसे कंट्री डेवलप होता है। तो उसी वजह से पहला रीज़न है कि जो टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड रीज़न क्या है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में बढ़ता है, वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर जो है, जहाँ पर
ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे ट्रेड है और स्टोरेज है, ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। थर्ड रीज़न ये है कि जैसे इनकम बढ़ती है वैसे लोगों को अपना ऑफ कोर्स अपना पैसा खर्च करने के लिए शॉपिंग करना है, बाहर खाने पीने जाना है, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये सब चीज़ें में भी ये सब ज़्यादा बढ़ोतरी आई, जिसके वजह से क्या हुआ कि और टर्शरी सेक्टर को और इम्पोर्टेंस मिलने लगा। और फोर्थ क्या है कि पिछले 10-20 सालों में क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है वो सब काफ़ी बढ़ गया, इसलिए फिर उसमें भी ज़्यादा सर्विसेज मिलने लगी। तो क्या हुआ कि जो सर्विसेज या टर्शरी सेक्टर है, ये 4 रीजंस के वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। ये मैंने आपको इसलिए इंपॉर्टेंटली समझा क्योंकि ये आपको शायद से 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई टर्शरी सेक्टर बिकेम मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport person, etc. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. ठीक है। ये है ना, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है कि जो हर एक जो टर्शरी सेक्टर है यानी सर्विसेज सेक्टर है, उसके जो डिफरेंट पोजीशंस है वो नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि कई जगह एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल शॉपकीपर्स बन रहे हैं या रिपेयरमैन बन रहे हैं या तो फिर प्लम्बर्स, ऐसे सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि अ, जो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इसके वजह से जो लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करना पड़ रहा है, इसके वजह से वो लोग को क्या है कि इतना ज़्यादा वो कमा नहीं सकते। हालांकि कई जगह का ऐसा हो रहा है कि काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए और वो स्किल्ड वर्कर्स को वो मांगे उतना सैलरी मिल रहा है, तो वहाँ पर उनका डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। लेकिन निचले लेवल पे जहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ऐसे प्लम्बर्स है, शॉपकीपर्स है छोटे, उनका डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा। ठीक है। ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होती है वो हम देखेंगे। उसके लिए ना हम पहले ग्राफ 2 देखते हैं। ग्राफ 2 में है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में 1973 और 74 में कितना एम्प्लॉयमेंट था। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में ऑलमोस्ट सेम नंबर का एम्प्लॉयमेंट था, तो सेकेंडरी सेक्टर में कम था। लेकिन 2013-14 में अगर तुम देख रहे हो तो टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा है, यानी प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम है। पता चला आपको कि प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम है। ग्राफ 2 रिप्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर 40 years. Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors. Even though industrial output of the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up around 3 times. The same applies to tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारा कंपैरेटिवली 1973-74 में हमारा प्रोडक्शन 40 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 टाइम बढ़ा। जबकि जो सर्विस सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर में वो 5 टाइम्स बढ़ा। इसलिए सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होने लगे, ज़्यादा लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only a quarter of the GDP. In contrast to this, the secondary and the tertiary sectors produce 4/5 of the product produce where employ less than half the people. ज़्यादा पब्लिक एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, कम कम पब्लिक एम्प्लॉयड है टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स उनका काम बढ़ जाएगा, उनको सैलरी कम मिलेगी। जबकि जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें काम ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक कम है, इसलिए उनका उनका जो इनकम है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। what it means is that there are more people in agriculture than necessary, so even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sector are underemployed. Underemployment का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है कि
जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़े फार्मर्स हम कम कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए वो लोग अंडर एम्प्लॉयड है। उनको अंडर एम्प्लॉयड मतलब जितना एम्प्लॉयमेंट वो दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में उनको सैलरी कम मिल रहा है। समझ में आया? इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो इसी तरह से लिखना है कि जो जो भी वर्कर है, एक वर्कर जो भी अपना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और उसके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उसको अगर सैलरी या इनकम कम मिल रही है तो वो अंडर एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है ना, एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक जोवार एंड अरहर। ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। वाई दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। एक लक्ष्मी नाम की लेडी है, उसका है ना 2 हेक्टर का एक पूरा लैंड है, लेकिन उसका वो अनइरिगेटेड लैंड है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ कोई ज़्यादा है नहीं वहाँ पे, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उसको जो भी काम करना पड़ रहा है वो रेनफॉल बेस्ड है। रेनफॉल अगर नहीं होगा तो उसको काम इतना ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन उसके फैमिली में जो बाकी के 4 मेंबर्स हैं और वो खुद पांचवी, वो लोग वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उसके उनके पास और कोई काम नहीं है। यू विल सी दैट एवरी वन इज़ वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट द लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called disguised unemployment. ये unemployment क्या हो रहा है इसका मैं तुम एक एग्जांपल यानी ये एग्जांपल से देखो। क्या हो रहा है कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के घर में दूसरे 4 लोग काम कर रहे हैं। वो 5 लोग मिलके जो काम कर रहे हैं वो 1 या 2 लोग ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो काम है वो 1-2 लोगों का ही काम है, लेकिन वो लोग को और कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, इसलिए वो 5 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो अगर 5 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो 2 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 2 लोगों की सैलरी 5 लोगों में बढ़ जाएगी। तो 2 लोगों की सपोज अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोगों को अगर 20,000 मिल रहा है तो 40,000 मिलेगा उनको। तो एक आदमी को 20,000 इक्वल है। लेकिन अगर वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं और 40,000 अगर 5 लोगों में बिक गया तो वो 8,000 हो गया। 8,000 40,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 8,000 हर एक के पार्ट में हो गया। तो 8,000 मिलना हर एक को, तो वो काफ़ी कम हो गया। वो लोग ऐसा पुअर कैटेगरी में या तो फिर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाएंगे। इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई काम नहीं है। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखाराम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would continue to produce as much from their land. एक एग्जांपल समझो। एक सुखराम नाम का कोई एक आदमी है, वो जो 5 लोग हैं उनमें से 2 लोग को अपने उसका एक दूसरा फार्म है, वहाँ पर वो लोग उनको काम करने के लिए ले जा रहा है और उनको उनकी सैलरी दे रहा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बाकी के 3 लोग वहाँ पर रह गए हैं, वो लोग उस छोटे से प्लॉट पे 2 हेक्टर के प्लॉट पे वो लोग काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 लोग ही 2 या 3 लोग ही उसको संभाल सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 2 लोग वो सुखराम के वहाँ पर काम करने गए, उनको अलग से सैलरी मिलेगा। उनको अलग से सैलरी मिलेगा तो क्या होगा कि ये जो फैमिली का है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इनकम बढ़ गया उनका। ठीक है। यानी यही चीज़ होता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। दिस द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। क्या बता रहा है कि एक फार्म पे जो 2 लोग काम कर सकते हैं उसके जगह 5-6 लोग काम कर रहे हैं। उसके जगह वो फार्म पे अगर 2 ही लोगों का काम है, बाकी सब वो फार्म छोड़ के अगर कहीं और फैक्ट्री में काम करे या प्राइवेटली कहीं और काम करे तो उनका टोटल फैमिली इनकम बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज who search for daily employment.
They are employed as painters, plumbers, repair persons, and others doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने की वजह से सिटी में क्या प्रॉब्लम होती है, एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ पर अगर 50 लोग काम कर सकते हैं लेकिन उन लोग ने 100 लोग एम्प्लॉय किए हैं, तो क्या होगा कि वो 50 लोगों का काम 100 लोग कर रहे हैं, तो सैलरी कम हो जाएगा, सैलरी तो 50 लोगों का ही मिलेगा उनको। क्यों? लेकिन बाकी के वो 50 लोग और कहीं जगह काम नहीं कर और नहीं काम करने जा सकते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कई ऐसे होता है कि आपके घर में नहीं, सॉरी, आपके सोसाइटी में कई बार कोई कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है। अभी सपोज़ आपके सोसाइटी में कोई ना ले तो दूसरे 2-4 सोसाइटी घूमेगा। अगर 2-4 सोसाइटी में उसके 2-4 ही प्रोडक्ट्स बिके तो पूरा दिन घूम के भी थोड़ा बहुत उसका प्रोडक्ट्स बिक रहा है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा है। दिन का 100-200 रुपये अगर वो कमा रहा है तो वो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसका बहुत कम इनकम हो गया, समझ में आया? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास काम नहीं है। तो अलग अलग जो तीनों सेक्टर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है ये हमने देखा, समझ में आया? तो मेन चीज़ क्या है कि हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है मतलब क्या, हमें क्या करना है कि हमें जो हमें जो भी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें ज़्यादा बढ़ाना है। ये हम पेज नंबर 27 से हो रहा है, हम इसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं ऑफ कोर्स ट्राई करूँगा कि दोनों एक ही उसमें कंबाइन हो जाए लेक्चर, ठीक है।